नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 53 में। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वी हैव अनदर फैंटास्टिक सेशन लाइंड अप फॉर यू। आइए आज का काम शुरू करते हैं। बाबा जी इज बैक विद अ वंडरफुल मोटिवेशनल थॉट। बाबा जी कहते हैं दैट द बिगेस्ट ऑफ एम्पायर्स वाज अल्टीमेटली बिल्ट ब्रिक बाय पीस एंड स्टेप बाय स्टेप। क्या मतलब इसका? बड़े बड़े आप राजा रजवाड़ों के किंगडम देख लीजिए, एम्पायर देख लीजिए, या कॉर्पोरेट एम्पायर देख लीजिए, या इंडिविजुअल लाइफ में आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं वो देख लीजिए। अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम वर क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक, पीस बाय पीस। कुछ भी रातों रात अचानक से नहीं बना है। एंड सो दिस बेसिकली मीन्स दैट you will need to have a lot of patience and a constant execution discipline in order to ensure that you build an empire of your choice। तो हर व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो एक एम्पायर खड़ा कर ही सकता है ना, तो जरूरी थोड़ी कि आपको राजा ही बनना है। तो जो आपका एम्पायर होगा वो आपकी वर्क प्लेस, आपका जॉब, आपका आउटपुट, आपकी फैमिली, उस सेंस में। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क एट इट एंड थिंग्स हैपन स्लोली स्टेडिली। यू कैन नॉट हैव अ जंप इन जस्ट वन डे एंड हैव एन एम्पायर इन योर हैंड। तो ये है पूरी कहानी। आपको कैसा लगा आज का मोटिवेशन और आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको इस कंटेक्स्ट में अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो गो अहेड एंड डू दैट। डियर स्टूडेंट्स, दो पॉजिटिव खबरें सबसे पहले लूंगा आपके साथ। द वेरी फर्स्ट गुड न्यूज इज दैट इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जून 2020 foreign portfolio investors have pumped in more than 20,000 crore rupees in the Indian stock market. Now I know that the economy is not doing very well और दूसरी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन भाई पैसा आ ही रहा है ना स्टॉक मार्केट में, तो वो तो बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ये आने के पीछे तीन कारण है। एक तो आरआईएल का राइट्स इशू, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का एक स्टेक सेल हुआ है, उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची है और ये स्ट्रांग कंपनीज हैं, और कुछ मार्केट ऑप्टिमिज्म लौट आया है। इस सब की वजह से पैसा बाहर से आना शुरू हुआ है, विच इज एक्चुअली अ गुड सिग्नल। दूसरी अच्छी खबर यह है दैट फ्रॉम द रूरल इंडिया, हमारे ग्रामीण भारत से, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में काम कर रहे अपने कुछ दोस्तों से फर्स्ट हैंड फीडबैक ली, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। द क्रॉप हार्वेस्ट हैज बीन वेरी गुड दिस ईयर। हम रबी की फसल की बात कर रहे हैं, खरीफ तो अब आएगी दिसंबर तक। तो ये रबी की हमारी जो फसल है बहुत अच्छी होने से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी काफी अच्छा माहौल है, पैसे का फ्लो हो रहा है, एंड इन जनरल वहां पर डिमांड भी हो गई है। सीमेंट की बिक्री पिछले साल से बढ़ गई है, विच इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऑल्दो करोड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव गॉन बैक और उनके लिए मनरेगा की आवश्यकता पड़ेगी, बट उनमें से कुछ लौट के भी 3, 4, 5, 6 महीने में होपफुली आएंगे, तो फिर अर्बन इंडस्ट्रीज को भी सहारा मिलेगा। लेकिन फिलहाल इट इज मच बेटर देन नॉट हैविंग हैड अ गुड क्रॉप ईयर। अगर इस साल फसल अच्छी नहीं हुई होती तो सोचिए सरकार को और मदद देनी पड़ती। तो ये तो बहुत अच्छा ही है कि फसल अच्छी हो गई। तो ये दो पॉजिटिव खबरों के साथ देखिए, कितना भी माहौल खराब हो, इकोनॉमी की हालत कितनी भी खराब हो चुकी हो, उसमें भी ये कुछ आशा की किरण है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि एग्रीकल्चर डजंट कंट्रीब्यूट मोर देन 17% टू आवर जीडीपी, 30% इज अराउंड इंडस्ट्रीज एंड द रिमेनिंग इज सर्विसेज। तो इस वजह से थोड़ी चुनौती है कि एग्रीकल्चर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ही इतना कम है कि वो बहुत ज्यादा नीडल तो मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो कुछ भी नहीं करता, उससे तो अच्छा ही है। तो बधाई हो भैया, ये दो पॉजिटिव खबरें थी। तो मेरा पहला सवाल नोट करें, व्हाट इज द ओवरऑल जीडीपी ब्रेकअप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो दोस्तों, भारत में कोविड से हो रहे इन्फेक्शंस और मौतें लगातार बढ़ रही हैं और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। आज प्रोफेसर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ज्ञान की बात बताई कि अगर भारत और चीन टेस्टिंग बढ़ा दें तो अमेरिका से ज्यादा केसेस निकल आएंगे। तो प्रोफेसर साहब की बात से पता नहीं सहमत हुआ जाए या नहीं, लेकिन फिलहाल हम कोविड से होने वाली मौतों पर फोकस करेंगे। और यह देखने से पहले मैं एक और दुख भरी बात आपको बताना चाहूंगा। कोविड के चक्कर में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो दूसरी रेगुलर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर या रेगुलर मेडिकल कंडीशन से जैसे कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी, इनमें मौतें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि इनके मरीजों को अब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सो देयर आर वेरी ट्रेजिक स्टोरीज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ऑफ पेशेंट्स who otherwise could have been saved but are not even getting their regular treatments and hence are dying। तो मेरा यह मानना है कि कोविड से मरने वालों से कहीं ज्यादा उन मरने वालों की संख्या हो चुकी है भारत में जो अदरवाइज मरते ही नहीं, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स उनको सेवा ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज को देखना चाहिए ना, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिग्नल इन द लॉन्ग रन, वो आपको समझ में आएगा। अब इस न्यूज पर आते हैं, कोविड डेथ्स। इंडिया का जो सीएफआर है, केस फेटेलिटी रेट, यानी कुल जितने केस आए उनमें से मृत्यु कितनी हुई, आज की तारीख में तो गुड न्यूज ये है दोस्तों कि ये बहुत हाई नहीं है।
2.8% है अगर 6350 को मैं देखूं मौतों को। और अक्रॉस स्टेट्स वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अब जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में हालात सबसे खराब दिखाई दे रहे हैं, फिर दिल्ली, एमपी, वेस्ट बंगाल, यूपी आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरली टेस्टिंग पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, रिपोर्टिंग पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज मेनी केसेस एंड मेनी डेथ्स मे नॉट फ्रॉम द रिमोट एरियाज बी इवन रिपोर्टेड। तो वो एक अलग बात है। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड केस फेटेलिटी रेट क्या होता है और अक्रॉस स्टेट वेरिएशन बहुत होता है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय द केस फेटेलिटी रेट इन कोविड डेथ्स? तो सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं कि चाइना ने पेंगोंग लेक का स्टेटस को चेंज तो किया है। अब हो ये रहा है कि दावे और काउंटर दावे लगातार आ रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस को देखकर जो एक्चुअल आर्मी में उस इलाके में काम कर चुके हैं, उनमें से एक सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल का ये कहना है इस न्यूज के हिसाब से कि ही कैन वेरी क्लियरली सी न्यू चाइनीज स्ट्रक्चर्स इन द फिंगर्स एरिया। फिंगर यानी वो 8 माउंटेन स्पर्स जो निकले हुए हैं वहां पे। और उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रहे हैं जिसमें ये अपने सैकड़ों या हजारों सैनिकों को जब चाहे रख सकते हैं, ये पहले नहीं थे, बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8। तो भारत, आज नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए, अभी डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है कि उससे क्या हासिल हुआ। अगर कुछ हुआ होगा वो हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे। भारत फिंगर 8 तक का दावा करता है और पेट्रोलिंग करता है फिंगर 4 की, और चाइना 4 से 8 के बीच का रास्ता बंद करके बैठ गया है। तो एंक्रोच तो उसने किया ही है, ये तो हमारे डीएम साहब भी बोल ही चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात बता दी थी। तो दोस्तों कहानी ये है मोटी मोटी इसमें, दैट दे डेफिनेटली हैव एंक्रोच्ड एंड नाउ आवर नेगोशिएशंस विल बी ऑल अबाउट पुशिंग देम बैक। तो आपने सुना होगा दुनिया में एक अलायंस बन रहा है, लॉ मेकर साथ में आ रहे हैं 8 देशों के, कि हमें सबको मिलकर अब चीन को पुश बैक देना है। अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए, बट एक छोटी सी वार्निंग भी बता दूं, इंडिया शुड डेफिनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग विच टॉक्स अबाउट लॉ, रूल ऑफ लॉ, मल्टीलैटरलिज्म, बट वी शुड नेवर फॉरगेट वन सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ, no other country shares 4,000 kilometers of a border with China the way India does, where India and China have not the best of friendly relations today. तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि हाँ चाइना के खिलाफ अलायंस करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया 5,000 किलोमीटर दूर समुद्र में बैठा हुआ है, ये भूलिएगा मत। अमेरिका 8,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है पैसिफिक पार। भारत 4,000 किलोमीटर की बॉर्डर फिजिकली शेयर करता है। हमें वो स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की आज की लाचारियों को देखते हुए ही कदम उठाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि और नुकसान हो जाए। आपको बात समझ में आई? तो ये मैं एकदम फैक्चुअल बातें कर रहा हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इस पर मेरा एक छोटा सा सवाल नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन द बेसिक कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द एलएसी इन द लद्दाख रीजन। तो चाइना ने एक नया आर्मी कमांडर इंडिया बॉर्डर के लिए अपॉइंट किया है, पीएलए वेस्टर्न थिएटर ग्राउंड फोर्स कहते हैं उसको, जिनका नाम है शू किलिंग, और ये यहां पर रिपोर्ट करेंगे उनके जनरल को जो पूरा का पूरा वेस्टर्न थिएटर देखते हैं। नेगोशिएशंस बहुत टफ होने वाले हैं, बिकॉज चाइना इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस एट ऑल। तो उस केस में चाइना अचानक से ग्राउंड सीड कर देगा, इसकी संभावना बहुत कम है, और ये ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि चाइना अब ये बोलता है कि मैं तो अमेरिका के बराबर हो गया हूं, मैं इंडिया के सामने क्यों झुकूं, वो तो 14 ट्रिलियन का है, हम हैं 3 ट्रिलियन के। इकोनॉमी की साइज की बात कर रहा हूं क्रूडली। तो चाइना के पास इस बात का इंसेंटिव कि वो सेम लेवल पर आके बात करे, कोई इंसेंटिव ही नहीं बचा चाइना के पास, वो इतना आगे निकल चुका है हमसे। कड़वी बातें हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो नेगोशिएशन की दिशा भी बिगड़ सकती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ब्रॉड वे थिंग्स आर नाउ इवॉल्विंग इन दिस रीजन। दोस्तों ये है भारत, वो है पश्चिम बंगाल, और ये है सुंदरबन, और सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं। तो ये है पूरा पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें आप जानते हैं कि एक डैम्पियर हॉजेस लाइन होती है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा रीजन शुरू होता है। उसमें बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कोर एरिया है, बफर एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ काफी नुकसान हुआ है। हमारी न्यूज दरअसल ये है, लेकिन उससे पहले सोचा थोड़ा सा ये ज्योग्राफी कवर कर लिया जाए। और यहाँ पर ये बाघिन माता जो है अपने लाड़ले मुन्ने बच्चे को प्यार कर रही है, वो बच्चा भी बोल रहा है कि माता जी अब छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो गया प्यार। तो ये है स्थिति सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड द टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स, हैव एक्लिमेटाइज्ड देमसेल्व्स इनटू लाइफ इन द वाटर्स। तो अभी पश्चिम बंगाल का दावा है कि लगभग 28% सुंदरबन साइक्लोन अम्पन में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, एंड
A call has been given to everyone to help regenerate the whole area. टोटल एरिया 9630 वर्ग किलोमीटर है डैम्पियर हॉजेस लाइन के साउथ में, और मैंग्रोव फॉरेस्ट उसमें से है 4263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से डैमेज का दावा है 1200 स्क्वायर किलोमीटर का। तो नेचुरली इस तरह के साइक्लोन्स भयानक नुकसान करके जाते हैं, और यह नुकसान सिर्फ सुंदरबनों का नहीं होगा। अगर सुंदरबन का होगा तो हर किसी का होगा। वी ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरह डोमिनो इफेक्ट काम करता है। तो हमारा अगला सवाल नोट कर लीजिए। Explain the physical boundaries and structure of the सुंदरबन टाइगर रिजर्व। दोस्तों आगे चलते हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लीगल केसेस। आप जानते हैं भारत में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, इनमें 4 बड़े एरियाज होते हैं: फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एयर पोल्यूशन। तो आप वनों की बात करें, आप वन्य जीवों की बात करें, आप पर्यावरण संरक्षण की बात करें, और आप वायु प्रदूषण की बात करें, ये हैं 4 बड़े कानून। इनको लेकर हजारों मामले भारत के कोर्ट्स में और एनजीटी में पेंडिंग चल रहे हैं, एंड दे टेक मेनी मेनी इयर्स फॉर अ फाइनल सेटलमेंट। समझ में आया? तो अभी सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो एक रिपोर्ट फिलहाल जारी की है, एज यू नो वेरी वेल, सीएसई की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट, उसमें उन्होंने न केवल एनवायरनमेंट बल्कि इंटरनल माइग्रेशन और इसके ऊपर भी काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हैं। उसमें इन्होंने ये लंबा चौड़ा एक पूरा एनालिसिस प्रेजेंट किया है कि भारत में आज की तारीख में कितने क्राइम हो रहे हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, कितने केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अराउंड 48,000 एनवायरमेंटल केसेस आर पेंडिंग इन दी कोर्ट्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन। अब ये टेबल एग्जाम के लिए बड़ा यूजफुल है, बिकॉज यू विल सी दैट द वेरियस लॉज आर मेंशन्ड हियर, द फॉरेस्ट एक्ट एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एवरेज नंबर ऑफ केसेस कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ एवरी डे इन 2018 5.56 केसेस। समझ रहे हैं? तो इसी गति से चलेंगे तो 9 साल लगेगा सब कुछ खत्म करने में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 13 साल लगेगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 32 साल लगेंगे, एयर एंड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 33 साल लगेंगे, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 9 महीने लगेंगे, नॉइज पोल्यूशन एक्ट 9 महीने लगेंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट में जो केसेस हैं, और टोटल एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जुडिशरी में एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ी चीजों को गति देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां पर इसी चीज को पाई चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है, एंड स्टेट वाइज कहां पर क्या हालात हैं, कहां क्राइम्स बढ़ रहे हैं, कहां क्राइम्स घट रहे हैं, वो भी बताया। तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस इनसाइट, और ये आप डाउनलोड करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। एनवायरमेंट क्राइम्स अपने आप में बिल्कुल ही नया टॉपिक था, इसलिए मैंने विशेष तौर पर ये लिया। और जैसा हम जानते हैं दोस्तों, भारत में बहुत बड़े बड़े एनवायरमेंटल एरियाज में जो वायोलेशंस हुए, खासतौर पर वेस्टर्न घाट में, जो गुजरात से शुरू होकर केरल तक जाता है, तो पश्चिमी घाटों में जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन लॉबी, माइनिंग लॉबी, रियल एस्टेट लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी ने पूरा दोहन किया है प्राकृतिक संसाधनों का, न तो गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को माना, न कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट को माना, कोई राज्य कोऑपरेट नहीं करता, पूरे पूरे पहाड़ कटते जा रहे हैं, उनके वन जो आच्छादित थे सबके सब कट गए, तो फिर बाढ़ आती है, सब आता है, लेकिन वो बदस्तूर जारी है। इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव बहुत भयंकर खतरनाक होने वाले, बट देन नोबडी इज इवन विलिंग टू लिसन। उसके ऊपर भी कोर्ट्स को देखना होगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द टॉप 6 लॉज पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया? आगे चलेंगे दोस्तों, आप जानते ही हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु ने अमेरिका के पूरे समाज में फिर से नस्लवाद के मुद्दे को हवा दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन ने सिविल वॉर जीता, साउथ यूएसए को हराया, नॉर्थ अमेरिका जीत गया, कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हार गए, जो पूरा का पूरा गुलामी के दम पर अपने कॉटन के प्लांटेशंस चलाते थे, वो हारे। स्लेवरी धीरे धीरे आउटलॉ हो गई। 1864 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आ गया, ब्लैक्स को मुक्तिदान दे दिया गया। लेकिन फिर अमेरिका की सोसाइटी में गोरी चमड़ी वालों ने नई नई दीवारें खड़ी कर दी, और आज तक वो नस्लवाद की दीवारें खड़ी हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु में ये साफ हो गया। तो अमेरिका में वो पूरा जो उबाल आया है, जबकि ट्रंप उसको कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2 हफ्ते से प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उसमें बहुत मजेदार चीज यह है कि अमेरिका की मिलिट्री और वहां की जुडिशरी ने लेटर जारी करके अपने पूरे इंस्टीट्यूशन, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को बोला है, वी आर हियर नॉट टू प्रोटेक्ट ट्रंप बट टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सलाम है उन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉरियर्स का अमेरिका में, जो ट्रंप से बिना डरे अपना काम कर रहे हैं। ये होती है इंस्टीट्यूशंस की ताकत। तो आप देख रहे हैं कि इस
विशेष मृत्यु ने, जिसको हम किलिंग भी कह सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट हो गए हैं, एक्टिवेटेड द प्रोटेस्ट दैट रिफ्यूज टू डाई, अ लार्जर कॉल फॉर एक्शन दैट एंड्स रेसिज्म वंस एंड फॉर ऑल, और ये बहुत अच्छा होगा, एंड Trump using the opportunity to polarize his voter base for the upcoming 2020 elections. I'm the best. तो आश्चर्य ना हो आपको कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 का चुनाव भी जीत जाए। उन्होंने इस स्थिति को पूरा अपने फेवर में मोड़ने के लिए अपने वोटर बेस को पूरी ताकत से पोलराइज करना शुरू कर दिया है, और जो उनके वोटर थे उनको उसमें मजा आता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वापस, ये कोविड में उनकी जो परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है उससे साफ बच के निकल आए और लोग इस चीज में उलझ जाएं, और हो सकता है ही में एक्चुअली गेन एन इलेक्टोरल बेनिफिट। तो दुनिया बड़ी मजेदार है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ तो होता ही नहीं है यहां पर। तो मेरा अगला सवाल नोट कीजिएगा, व्हाट आर दी सोशल फ्रैक्चर्स दैट द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन अमेरिका हैज सडनली एक्सपोज्ड। और सारी दुनिया में अलग अलग समाजों को एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला है इस इंसिडेंट से कि भाई हमारे यहां भी तो रेसिज्म है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीकों से रेसिज्म होता है हर देश का। दोस्तों, जेंडर गैप इन जॉब लॉसेस एक बड़ा अच्छा एनालिसिस अश्विनी देशपांडे मैडम ने दिया है, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे CPHS का रेफरेंस देकर बोलती हैं कि जो एक साल था कोविड अप्रैल लॉकडाउन के पहले, उसमें भारत में 40 करोड़ 30 लाख लोग कामकाजी लोग थे, मेन एंड विमेन बोथ। अप्रैल के महीने में एम्प्लॉयड लोगों का नंबर रह गया केवल 28 करोड़ 20 लाख। तो इसका मतलब एक ही महीने में इतना लॉस हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, बहुत सी नौकरियां भी कम हो गई, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर भी हुआ। लेकिन मोटी मोटी बात यह है दैट द डिस्प्रपोर्शनेट लॉस हैज बीन इंकर्ड बाय द फीमेल्स हु हैव सफर्ड फार मोर। और पिछले 15 सालों में भारत में एक और बहुत कमाल की चीज हुई है, that the educational gaps have narrowed while the jobs gap has widened। तो जहां लड़कों और लड़कियों के बीच, मर्दों और औरतों के बीच एजुकेशनल गैप नैरो होता गया, नैरो होता गया, नैरो होता गया, वहीं जॉब्स गैप वाइडन होता गया, वाइडन होता गया। यह भारतीय समाज की विशेषता है। जितना ज्यादा लड़कियां और औरतें पढ़ती जा रही हैं, उतना वो जॉब और वर्क की फील्ड से बाहर होती चली जा रही हैं। तो ये तो फैमिली और सोशल दबाव की वजह से ही संभव है। तो ये है बड़ी यूनिक सिचुएशन, और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इट विल बी रादर नाइव टू अज्यूम दैट द मेल फीमेल रेशियो वुड रिटर्न टू नॉर्मल सडनली। वैसा नहीं होने वाला है। तो ये आने वाले समय के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए खतरे की घंटी है भैया, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड यू कैन नेवर बी ट्रूली सोशली एम्पावर्ड। ये एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको आप एग्जाम में यूज करें, अपने एसेज में यूज करें, आपको बहुत फायदा होगा। तो मेरा अगला सवाल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कोट अनकोट, अनलेस यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड देयर इज नो रियल मीनिंग इन बीइंग सोशली एम्पावर्ड। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आपको पुनः याद दिला दें, बहुत शानदार तरीके से हमारी मेंबरशिप चल रही है। पहला सप्ताह के हमारे 5 फॉर द फर्स्ट वीक द 5 सेशंस प्रॉमिस्ड हैव बीन डिलीवर्ड। सीए बूस्टर प्रीमियम में 45 मिनट्स के सेशन होते हैं, मंडे से फिर से अगले 5 आएंगे। इट इज एब्सोल्युटली वर्थ ज्वाइनिंग। तो अभी के अभी आइए और अपने सैकड़ों दोस्तों को ज्वाइन कर लीजिए पीटी मेंबरशिप में। ज्वाइन बटन आपको इस वीडियो के नीचे भी दिख रहा है। यदि आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो इस स्लाइड को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कार्ड वगैरह में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है तो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड इन 90% ऑफ द केसेस यू विल बी एबल टू गेट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं तो आप हमें ईमेल कीजिए, वो जो रेड में मैंने नीचे लिखा है pthq@pteducation पे, मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपको तुरंत रिजोल्यूशन दे देगी। तो जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे प्रीमियम सेक्शन में, आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें मेंबरशिप सेक्शन में मिलेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। होप टू हैव यू विथ मी एज द मेंबर ऑन द पीटी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। दोस्तों, पावर सेक्टर में नरेंद्र मोदी सरकार उदय वन स्कीम 2015 में लेकर आई, उज्जवल डिस्कॉम रीअश्योरेंस योजना। तो जब हम उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना लेकर आए 2015 में, 5 साल बीत गए, तब 4 साल बीत गए। बेसिक आइडिया यह था कि राज्य स्तर पर जो राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, डिस्कॉम्स, बिजली का जो वितरण पारेषण करती हैं, जनरेशन कंपनियां अलग होती हैं, कोयला कंपनियां अलग होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अलग होती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सारी घाटे में चल रही थी, क्योंकि सही तरह से रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू नहीं हो पाता है। कई जगह फ्री में बिजली बट रही है, चोरी हो रही है, टीएनडी लॉसेस हो रहे हैं। तो सरकार लंबा चौड़ा पैन इंडिया प्लान लाई, लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली उदय वन सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिसंबर तक कोविड तो आया ही नहीं था तब तक।
कोविड आने के बाद पूरा कोलैप्स हो गया क्योंकि पावर डिमांड ध्वस्त हो गई भारत में। और आज भारत सरकार ने 90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा आत्मनिर्भर भारत के तहत बात भी की है। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कॉम रीस्ट्रक्चरिंग इज फेलिंग बिकॉज ऑफ पुअर डिमांड। अचानक से कोविड के कारण जो डिमांड बहुत तेजी से गिरी तो इनका पूरा 5 साल की जो मेहनत थी वो सब खराब हो गई। और अब डर ये लग रहा है कि आने वाले मार्च तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 4.5 लाख करोड़ अपने लेनदारों को देने होंगे। तो उनके क्रेडिटर्स को 4.5 लाख करोड़ तक देना पड़ सकता है। तो ये कहां से लाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ये जो 90,000 करोड़ की मदद अभी करने की बात हो रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन से, पीएफसी आरईसी से, ये केवल टेम्पररी होगी। सो नाउ प्रैक्टिकली नोबडी नोज ये पावर सेक्टर का क्या होना है। इसके ऊपर सरकार को स्ट्रेटेजिक कॉल आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, नहीं तो ये अगला इंडियन एयरलाइन बनने की तैयारी में है। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट यानी भूमि पर जो बंदरगाह है, यानी बेसिकली कस्टम्स पोर्ट, वो है पेट्रापोल। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में प्यारे दोस्तों पेट्रापोल भारत का सबसे बड़ा कस्टम्स पोर्ट है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है। हमारे बायलैटरल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रापोल से आता जाता है। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई दिनों से कंप्लीट अनसर्टेनिटी है कि अब आगे करना क्या है, किसी को पता ही नहीं है। हजारों ट्रक खड़े हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो सब अपने अपने गांव लौट गए। नोबडी नोज व्हाट टू डू। दिस इज एन इंडिकेटर कि अभी चीजों को नॉर्मल होने में समय लगने वाला है। तो इफ यू लुक एट द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन द कंट्री, देयर इज नो साइन येट ऑफ अनलॉकिंग ऑफ ट्रेड। और ये कब वापस से नॉर्मल होगा किसी को नहीं पता। अब ये मैंने क्यों बताया? एक तरफ हम बोल रहे हैं इकोनॉमी हमारी इस साल श्रिंक होगी, ये तो सभी एग्री कर चुके हैं। आज तो सीए भी एग्री करके कि श्रिंक तो होना ही होना है। दोस्तों, ये श्रिंकेज थोड़ी कम हो सकती है अगर जल्दी जल्दी इन एक्टिविटीज को बिल्कुल सर्जिकली शुरू करवा दिया जाए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो ये लंबा चलेगा पेन, कहने का मतलब ये है। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डज द लिंगरिंग स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एट इंडिया लार्जेस्ट लैंड पोर्ट एट पेट्रापोल वेस्ट बंगाल शो। तो हम बॉयकॉट चाइना की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप आंकड़े देखते हैं तो जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एपीआई मेकर्स हैं वो बॉयकॉट चाइना करके तो फिलहाल शॉर्ट रन में मारे जाएंगे। कैसे? दोस्तों, इंडियन फार्मा कंपनीज आर सो डीपली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज एपीआई दे कैन नॉट एस्केप। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स वो बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसकी मदद से दवाई बनती है। भारत ने चाइना को 1600 करोड़ का एपीआई एक्सपोर्ट किया पिछले साल और 16,900 करोड़ का एपीआई इंपोर्ट किया। सो दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट टेक एनी नी जर्क रिएक्शन और एक्शन एंड सडनली बैन एवरीथिंग। इंडस्ट्री की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। होता क्या है दोस्तों, जोश एक अलग बात है, होश बिल्कुल अलग चीज होती है। टू पुट अप एन एंटायर इंडस्ट्री दैट विल स्टार्ट मेकिंग इट एंड रिप्लेस व्हाट चाइना हैज डन विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। और ये तो एकदम से होना नहीं है। इसलिए हमें बड़ा ग्रेडेड रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और एक 10 साल का एक्शन प्लान बनाकर प्लान 2030 या ये कहें कि विजन 2030 बना के हमें चलना पड़ेगा। तब जाकर हम वाकई में चीन से आगे निकल पाएंगे, एटलीस्ट इन चीजों में जहां हम कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा पेन पॉइंट हमारा लंबा चलने वाला है। ये भैया एक सेन डिस्कशन है, बाकी फिर जोश में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियन फार्मा सेक्टर टू रियली बॉयकॉट एवरीथिंग चाइनीज। तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओवरऑल हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% की होगी। मैं शाम से जब से न्यूज पढ़ी मैं सोच रहा हूं कि ये कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% की होगी, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन इनका यकीन है कि होगी, लेकिन इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग द फिस्कल डेफिसिट टू बी 5.3%, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग दैट माय नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विल बी 10%। अरे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो नेगेटिव में जाने वाला है, -2, -3, -5, -7%। नॉमिनल रियल तो उससे भी कम होगा। तो अगर नॉमिनल जीडीपी वहां है तो फिस्कल डेफिसिट तो आप 15% की बात कर रहे हो। फिर
तो आप ऐसा कैसा अज्यूम कर रहे हो कि नॉमिनल प्लस 10% होगा? सो दैट साउंडेड फेयरली डिसइंजेनुअस. इट इज हाउएवर क्लियर दैट जीडीपी विल श्रिंक. तो ये 5% के फिस्कल डेफिसिट की क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अब क्या है, ये गोल गोल घुमाने वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है सारा. लेकिन जनता समझदार है, जनता को दिख रहा है कि ठीक है वो बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो श्रिंकेज होना ही है ना भैया. तो फिस्कल डेफिसिट 5% कैसे होगा? और अब तो रेटिंग डाउनग्रेड भी हो गया. तो अब इनको किनकी चिंता है मुझे पता नहीं. और मैं अभी बता दूं, 6 से 8 महीने के भीतर अगली रेटिंग आएगी तो वो तीनों के तीनों, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच और मूडीज, हमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड के भी नीचे जंग ग्रेड में डालेंगे. वो करेंगे ही करेंगे, उनको उनका काम करने दो. आप उनको इग्नोर करो, भूल जाओ, भगा दो यहां से. आप फिस्कल स्टिमुलस दो, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाओ. डिमांड इंजन क्रैश हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे नहीं, जीडीपी आएगा कहां से? विथ एवरी पासिंग डे वी विल गेट मोर एंड मोर इनटू द मोरास. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है. जैसा मनरेगा में इतना पॉजिटिव डिसीजन लेके अलॉटमेंट बढ़ाया, वैसे ही दूसरी तरफ भी कर दीजिए. प्यारे दोस्तों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज कीप कंट्रीब्यूटिंग टू मिशन पीटी. थैंक यू सो मच. आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हो गए, कुछ समय के बाद होते हैं, अभी हो गए जारी. तो उसमें जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं वो पढ़ के दो चीजें समझ में आ गई. आरबीआई इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल स्टीम अहेड, की जो करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए हम करेंगे. और दूसरी चीज, all the 6 members of the monetary policy committee are extremely wary of the massive slowdown which is about to come in India. तो प्यारे दोस्तों, एक मेंबर ने एमपीसी के क्या कहा कि जो इस साल एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, अगर अभी के भी उसको रिवर्स नहीं किया गया थ्रू अ मिक्स ऑफ मींस, कई साल लगेंगे उसको फिर से नॉर्मल करने में. ये बात तो स्पष्ट हम आपसे पहले ही बता चुके हैं. द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट नाउ, क्योंकि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला इंजन नहीं होता है भैया. अब अगर करोड़ों माइग्रेंट घर चले गए तो आप एकदम से उनको ये थोड़ी बोल सकते हो कि कल सुबह तुम आ जाओ. वो चाहें तो भी 6 महीने तक नहीं आ पाएंगे, ट्रिकल्स में आएंगे. तो इंडस्ट्री अपने काम की प्लानिंग कैसे करेगी? एक बड़ी व्यवस्था है, हर हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है. तो चीजें अगर बिगड़ती हैं तो समय बहुत लग जाता है ठीक करने में, इसलिए उसको बिगड़ने से रोका जाए. तो दोस्तों, यह है आरबीआई की पूरी कहानी. थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन अब जो है सो है. आप हमारे आईएएस के कोर्स के साथ जरूर जुड़ें, बहुत शानदार अप टू डेट कोर्स है. इट विल रियली रियली हेल्प यू. टीम के डिटेल्स दिए हैं. कॉन्टैक्ट देम एंड एनरोल फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम्स ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क. नीलम बैंगलोर से बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल भेजती हैं और आप कहती हैं कि मैं जिस प्रकार से एनालाइज करती हूं कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वॉचिंग ऑफ दीज सेशंस विद द वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत अच्छा आपने बोला है. तो आपने ये बोला कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी बच्चों या बेटा बोलते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. हाँ, तो क्यों लगना चाहिए बुरा? बच्चों, हमारी बात समझ में आई कि नहीं? तो टेंशन नहीं लेना यार, प्यार से बोली गई चीज को तो भैया दिल से स्वीकार करना चाहिए. थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. वैभव पासी मुंबई से लिखते हैं, बहुत बहुत खुशी हुई वैभव, आपका इतना खूबसूरत टेस्टिमोनियल आया है. कई सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे हमारे सेशंस कई सालों से देखे हैं और आपको लाइफ में अच्छी सफलता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. बाकी के लोग भी सभी टेस्टिमोनियल फटाफट लिखें. यदि किसी बच्चे का टेस्टिमोनियल हम अभी तक नहीं ले पाए हैं तो हमें माफ करें, वो अगली क्लास में आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे हैं पाइपलाइन में. All the testimonials will be taken. Be patient, your turn will come, and thank you for your love, support and patience. God bless you, my dear students. तो दोस्तों, अमेरिका के मिलिट्री कमांडर ने कहा है कि ये चीनियों पे भरोसा बिल्कुल मत करना. ये साउथ चाइना सी में हर जगह दादागिरी कर रहे हैं. तो ये तो पता ही था कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कोविड के पर्दे में जाके करेगा. और शी जिनपिंग ने अपनी पूरी मिलिट्री और नेवी को खुला छोड़ दिया है कि पूरी साउथ चाइना सी को अपना बना लो. समझ में आ गया? तो ये चीनी सब तरफ घुस रहे हैं अपनी पेट्रोल बोट्स ले लेके और सबको डरा रहे हैं और हर जगह अपने टेरिटोरियल दावे ठोक रहे हैं. ये कहना है अमेरिका के मिलिट्री कमांडर का. उनका कहना है दैट चाइना इज मिसयूजिंग द कोविड क्राइसिस टू पुश अराउंड इन द साउथ चाइना सी, थ्रेटनिंग अदर्स एंड क्लेमिंग टेरिटरी. मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि हमें चाइना को सीधे लाल लाल आंख दिखानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, किसी और के बहकावे में आकर हम किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं कि चीन और हमसे पंगा ले ले, तो वी हैव अ 4000 किलोमीटर कंटेस्टेड एलएसी विद चाइना. किसी भी दूसरे देश की इतनी बड़ी बॉर्डर चीन के साथ लगी नहीं है, तो पंगा हमें झेलना है. पैसे हमारे खर्च होंगे, टेंशन हमारा बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक थ्रेट हमारे लिए बढ़ेगी, दूसरे आके नहीं लड़ने वाले हैं. So we have to play the game with a very cool head and beat China at its own game slowly, steadily. और उसके लिए पहली शर्त क्या जानते हैं दोस्तों?
भारत को सारी चीजें भूलकर केवल 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 इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान लगाना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए फिर चाइना से पार पाना दोस्त मुश्किल होगा। कॉमन सेंस लगा के सोचो, आपको बात समझ में आएगी। मेरा अगला सवाल नोट करें, वाई इज चाइना पुशिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स इन दी साउथ चाइना सी? कोविड ट्रुथ में आपको फिर से दिखा दूं, आने वाला समय कठिन है। आप सेंसिबल बच्चे हैं, पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। गो करोना गो, नो करोना नो, करुणा माता शांत हो, करुणा माता शांत हो बोलते रहिएगा तो शायद वायरस शर्मा के चला जाए। मेंबरशिप आज के आज ले लीजिए, नीचे ज्वाइन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। दिक्कत हो तो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे देख लीजिए, उसके बाद भी नहीं हो पाए ईमेल भेज देना, मेरी टीम रिजॉल्व कर देगी। मंडे से तपस्या सीरीज फिर से स्टार्ट हो रही है। इस वीक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं ला पाया। वी आर रीस्टार्टिंग इन फुल स्विंग। थैंक यू फॉर योर लव। ये 500 पेज का पीडीएफ है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स का पूरा जो स्कीम्स होती हैं 500 पेज में लैपटॉप या पीसी पे पढ़ने के लिए अप टू डेट आज के आज आप परचेस कर सकते हैं। और ये शानदार कुछ एडिटोरियल्स आपके लिए हैं। ये सब पढ़ने के लिए आप हमारे डेली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मैं कल आपके साथ सेशन 54 के साथ फिर मिलूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके व्यूज बताइए और अपने दोस्तों तक इस फ्री नॉलेज को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद।